Hello everyone, welcome back to this video, and as you know this is our last video of accounting ratio. And what is our last ratio? Solvency ratio. In this ratio we have to cover four ratios: debt to equity ratio, total asset to debt ratio, interest coverage ratio, and the fourth one is proprietary ratio. But सबसे पहले जो हमारा रूल है, क्या रूल है हमारा? टर्म को अंडरस्टैंड करना, सो दैट हम अपने बाकी के फॉर्मूलेज को खुद ही ड्राइव करते रहेंगे. तो व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज एंड व्हाट द प्रोप्राइटरी रेशियो, उन सब का मीनिंग क्या है वो पहले देख लेते हैं. चलिए फिर समझते हैं सबका मीनिंग. सो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को हम कितनी जल्दी और किस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं. अच्छा, ये पेमेंट करने वाली बात तो हमने एक और रेशियो में करी थी, वो थी शायद लिक्विडिटी रेशियो. तो लिक्विडिटी रेशियो में मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिक्विडिटी रेशियो में और इस रेशियो में डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस ज़रूर रहा होगा ना, या तो कुछ तो होगा, वरना दोनों को अलग अलग मेंशन ही क्यों करा गया. सो लिक्विडिटी जो है वो हमारे डे टू डे मतलब रोज़मर्रा के खर्चों को ध्यान में रखता था. याद आया? नहीं याद आया तो अभी जाकर करंट रेशियो वाली वीडियो देख लीजिए, लिक्विडिटी रेशियो वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, सो दैट इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको टर्म समझने में. अच्छा, अब ये अगर करंट के साथ डील करता है तो ये किसके साथ डील करता होगा? इसमें आती है करंट लायबिलिटीज़. तो इसमें कौन कौन सी बची जो लायबिलिटीज़ आनी चाहिए? इक्विटी वाली लायबिलिटीज़ आएंगी एंड प्लस जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, है ना. वही तो लायबिलिटीज़ तो बची हमारी लायबिलिटी साइड में, इक्विटी, नॉन करंट और जो लास्ट वन होती है वो है करंट. तो अगर हमारी ये तीनों लायबिलिटीज़ कवर ही हो गई हैं तो हम पूरा अपना लायबिलिटी साइड को कवर करके बैठ चुके हैं. सो अगर लिक्विडिटी हमारी डील करती है करंट रेशियो से, तो हमारी सॉल्वेंसी डील करेगी नॉन करंट प्लस इक्विटी रेशियो, इक्विटी साइड से, नॉट रेशियो. सो सॉल्वेंसी रेशियो में हम कवर कर रहे हैं इक्विटी एंड नॉन करंट. इट मीन्स हम लोग देखना चाहते हैं हमारी जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ हैं, ये दोनों लॉन्ग टर्म की तो है ना, करंट में तो आती नहीं. तो जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ हैं हम उनको किस हिसाब से, किस स्पीड से पेमेंट कर सकते हैं. तो सॉल्वेंसी रेशियो ऑलवेज मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़. गेट इट? तो चलिए अब हम अपनी सारी रेशियोज़ को वन बाय वन कवर कर लेते हैं जो भी सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर आती हैं. नाउ सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है डेट टू इक्विटी रेशियो. तो डेट और इक्विटी हम ऑलरेडी सॉल्वेंसी के अंदर, हम अपनी टर्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. और यहाँ पे वो बोल रहा है उसी के एक रेशियो निकाल दो. फॉर्मूला बनाना तो ईजी है, पहले बोला उसने डेट तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे डेट, फिर उसने बोला है इक्विटी तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे इक्विटी. पर मैं इसको निकालना क्यों चाहती हूँ? अच्छा, अगर हम अपने फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको पता है कि जो डेट होते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, है ना. मतलब हमारे डिबेंचर्स हो गए या लोन हो गए, ये हमने बाहर वाले लोगों से लोन लिया है, उधार लिया है. और इंटरनल इक्विटी तो इंटरनल हो गई. इक्विटी इंटरनल मतलब लोगों ने अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करा है मेरी कंपनी में, वो मालिक हैं एक तरीके से इस कंपनी के. तो मालिक का पैसा तो कंपनी का ही पैसा होता है ना. तो ये कंपनी का पैसा है और ये बाहर वाले लोगों का पैसा है. उधार लिया हुआ तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, रीपेमेंट तो ज़रूरी है इन लोगों की. अब कंपनी इन दो रेशियो से क्या क्या देख सकती है कि हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फंड और इंटरनल फंड का रेशियो क्या क्या है. सिंस अगर ये रेशियो, हमें इस रेशियो का एक आइडियल वो भी पता है, रेशियो पता है, विच कंपनी शुड मेंटेन. दिस रेशियो इज़ 2:1. अगर इस रेशियो से ज़्यादा है किसी भी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो, इट मीन्स वो कंपनी क्या है, वो ज़्यादा बोरोइंग्स करती है एक्सटर्नल साइड से. इंटरनली उसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है ही नहीं. तो अगर इंटरनली इतनी कैपेसिटी नहीं हुई और उधार पे उधार लिए जा रहे हो, हैं दोस्तों से उधार पे उधार लिए जा रहे हो, तुम्हें पता है तुम इससे पेमेंट कर ही नहीं सकते, तो ये तो तुम्हारे लिए सही नहीं है ना. तो वो कंपनी के लिए भी सही नहीं होगा ना. इसीलिए ज़्यादा हाई रेशियो भी किसी भी कंपनी के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो में ज़्यादा हाई रेशियो हम मेंटेन नहीं करना चाहते, नहीं करनी चाहिए. हमें सिर्फ कितनी करनी चाहिए? 2:1, विच इज़ द आइडियल रेशियो फॉर डेट टू इक्विटी.
ना सपोज ये रेशियो अगर कम हुई, हाई का सिनेरियो तो हमने देख लिया, व्हाट इफ अगर ये रेशियो कम हो गई, अगर ये रेशियो कम हो गई इसका मतलब हम आउटसाइड सोर्स से इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना हम इंटरनल सोर्स पे हैं। अगर हमारा इंटरनल सोर्स मतलब हम खुद में कैपेबल इनफ हैं, तब तो बाहर वाले लोगों जिन्होंने भी मुझे पैसा दिया होगा वो क्या फ़ील करेंगे, वो बहुत ही सिक्योर्ड सा फील नहीं करेंगे कि हाँ इस बंदे के पास पैसा है, तो इन केस फ्यूचर में अगर ये कभी इंसॉल्वेंट हुआ तो ये डेफिनेटली मुझे रीपेमेंट कर सकता है। बट अगर ये वाइस वर्सा केस होता कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा होती और खुद की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती, तब तो बेचारे एट रिस्क होते ना, पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हाई और लो का सिनेरियो हमने देख लिया, और ये जो रेशियो है इसका भी एक रीज़न है, बट उस रीज़न को समझने के लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करना पड़ेगा। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो दैट रेशियो, प्लीज़ मेल मी, आई विल एक्सप्लेन हिम और हर इन दैट मेल ओनली, बिकॉज इसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर का लेवल, मतलब हमें अपने याद है हम लोगों ने एक रेशियो कवर करी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ओनली, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट में से फिर प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस करा था, देन वी हैड द अमाउंट ऑफ जिसमें से हमने टैक्स माइनस करा था। तो हमें उस कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा ताकि आप इस रेशियो का एग्जैक्ट मतलब समझ पाओ। तो अगर किसी को समझना है, किसी को सच में क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज़ हमें मेल कर दीजिएगा, सॉल्यूशन सबको प्रोवाइड करा जाएगा, बिकॉज एट सिमरा क्लासेस यू आर आर प्रायोरिटी। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं विद द टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आई होप डेट टू इक्विटी रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और हम क्यों निकालते हैं ये रेशियो का, आइडियल रेशियो मेंटेन करना होता है, और हाई और लो रेशियोज़ अगर आ जाएं तो क्या सिनेरियो बनता है वो भी हमें समझ आ गया। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पता चल गए हैं और इसकी आइडियल रेशियो भी। नाउ मूविंग ऑन टू टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अगर इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो अगेन ईजी है। क्या बोला उसने, टोटल एसेट टू डेट। अच्छा अब इसमें वो देखना क्या चाहता है कि टोटल एसेट मेरा है, ओके एसेट साइड से डील करता है, एंड डेट मेरे लायबिलिटी साइड पे आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, अगर हम रिलेशनशिप निकालना चाहें तो ये निकाल क्या रहा है कि हमारा जो टोटल एसेट का पोर्शन है वो कितने रेशियो में, मतलब किस हिसाब से डेट के टाइम्स में है। जैसे यहाँ पे निकला 2:1 निकला था ना, सपोज अगर ये भी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये भी 2:1 हो, इसकी भी आइडियल रेशियो अभी मैं बताऊंगी। अगर ये भी 2:1, इसका मतलब अगर मेरे डेट 100 हैं तो मेरे एसेट कितने हैं, 200 हैं। तो इनकेस अगर फ्यूचर में मेरे को मेरी रीपेमेंट करनी हुई डेट्स को, तो आई कैन ईजिली मेक दैट पेमेंट बिकॉज आई हैव टोटल रेशियो विच इज़ टोटल एसेट विच इज़ इन 2 टाइम्स ऑफ टोटल डेट, इज़न। तो अगर मैं अपने एसेट्स को बेच दूंगी तो मैं अपनी पेमेंट को, जो डेट को करनी है मुझे, वो ईजिली कर दूंगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल क्यों रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे टोटल एसेट का मतलब हमारे डेट का कितना टाइम्स टोटल एसेट हमारे पास मौजूद है, सो दैट इन फ्यूचर अगर हमें कभी पेमेंट करनी पड़े तो हम ईजिली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। इसकी आइडियल रेशियो क्या होती है, इसकी आइडियल रेशियो मैं आपको बता दूं, इसकी आइडियल रेशियो होती है 1:1, क्योंकि हम यहाँ क्या देखना चाहते हैं, टोटल एसेट हमारे डेट्स को सिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी हम अच्छा अगर मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही हो तो मैं सबसे पहले पेमेंट किसकी सोचूंगी, उधारी की पेमेंट को सबसे पहले चुकाने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले मैं डेट को पेमेंट करना चाहूँगी। इक्विटीज़ को अगर पेमेंट ना भी हो तो वो इतना, मतलब वो तो मालिक हैं, लॉसेस तो उन्हीं को बियर करने पड़ेंगे इन केस अगर हुए तो सबसे पहली पेमेंट के लिए कंसिडरेशन में आते हैं डेट। तो मैं ये चाहूँगी कि एट लीस्ट मेरी टोटल एसेट इतनी तो हो कि मेरे डेट्स को कवर कर लें, ज़्यादा हो वेल एंड गुड, कम ना हो जाए। इसलिए ये एक आइडियल रेशियो का मतलब ये तो मिनिमम है, करनी ही करनी है। ये भी इसमें ज़रूरत थी कि इतनी तो करके ही रखो तब ज़्यादा बेटर है, और इसमें टोटल एसेट एटलीस्ट इतनी तो रखो कि आप अपने डेट को पेमेंट कर सको। समझ गए आप, इसलिए हम एटलीस्ट 1:1 तो इसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि इक्विटी को पेमेंट ना करना चलो चल जाएगा, लेकिन बाहर वालों को पेमेंट ना करना कोर्ट पकड़ लेगा। नाउ लेट्स कवर द नेक्स्ट 2 रेशियोज। सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमारी अभी पहले से बची थी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब हम यहाँ पे कवरेज पता करना चाहते हैं, किसकी, इंटरेस्ट की।
तो एक कंपनी इंटरेस्ट देती किस किस चीज़ को है, मतलब उसको इंटरेस्ट देना किसको पड़ता है, आई गेस उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर्स को, वो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट करती है पेमेंट, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स पे, इज़न्ट इट। तो ये जो हमने पेमेंट करी है इंटरेस्ट की, हम इन्हीं दोनों जनों को करते हैं। और क्या ये हम पेमेंट कहाँ से करते हैं, इक्विटी से पेमेंट करते हैं, टोटल एसेट से पेमेंट करते हैं, नहीं ना, हम अपनी पेमेंट करते हैं प्रॉफिट से। किस किस को याद था ये वाला, अगर नहीं याद था तो अभी जाके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख कर आओ। हमने उसमें देखा था कि नेट प्रॉफिट में से हमें वो प्रॉफिट निकालना जब होता है जो सिर्फ इन लोगों के लिए अवेलेबल होता है, इन लोगों को प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड वाले लोगों को, तो हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, याद है ना, प्रॉफिट बिफोर, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते थे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय डिबेंचर एंड लोन। नहीं, इस पे जो इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड इन शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट था वो कितने टाइम्स, मतलब किस रेशियो में अवेलेबल था हमारे इंटरेस्ट को पे करने के लिए। अगर जो मेरा प्रॉफिट एक ज़्यादा रेशियो में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा पेमेंट करने के लिए, तो मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, द मोर द मेरियर। तो इसका तो मैं एक आइडियल रेशियो बता ही नहीं सकती, इसमें तो जितनी ज़्यादा मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी अवेलेबल हो उतना ही सही है मेरे लिए। पेमेंट करी और उसके बाद सरप्लस अपने पास बचा लिया, तो प्रॉफिट का कोई आइडियल रेशियो होता है नहीं भाई इतना ही कमाओ या इतना कर लो ज़्यादा बेटर है, नहीं, प्रॉफिट तो जितना कमाओ ज़्यादा है बेटर ही है। तो इसलिए हम लोग क्या इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं निकालेंगे, ना ही होती है, इसका बस फॉर्मूला होता है पीबीआईटी डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलो तो हम आज की अपनी लास्ट रेशियो देख लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में हम देखना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होगा जो फंड प्रोप्राइटर ने लगाया होगा बिजनेस में, उस फंड को किस नाम से जानते हैं हम लोग। एक तो हमने कल एक फ़ंड करा था जो हमने पैसे निकाले थे, जितने भी पैसे इन्वेस्ट होते हैं एक कंपनी में उसको किस नाम से देखा था हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से देखा था, याद है कि नहीं। ये लिंक है, इसीलिए मैंने सॉल्वेंसी रेशियो सबसे लास्ट में उठाई है, जबकि आपकी बुक्स में ये सेकंड नंबर पे मिलेगी, लेकिन फिर ना लिंक समझ नहीं आता, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वहाँ समझाने में ईजी हुआ, फिर उसके बाद उसके लिंक से मेरे को अब सॉल्वेंसी रेशियो समझाने में ज़्यादा ईजी रहेगा और आप लोगों को समझ भी आएगा। इसलिए सारी की सारी वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, वो भी सीरीज़ वाइज, ताकि आप लोगों का कनेक्शन बैठा रहे हमसे भी और चैप्टर से भी। ठीक है, तो सिमरा क्लासेस का मोटो यही है कि आपकी पढ़ाई पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एनी सिचुएशन डू नॉट एंड शुड नॉट हैम्पर योर स्टडीज़, दिस इज़ आवर ओनली मोटो, दिस इज़ द रीज़न वाई आवर इंस्टीट्यूशन इज़ ऑन यूट्यूब एंड इज़ ऑन सोशल मीडिया एनीवेयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमें देखना था कि कितना फंड होगा जो किसी भी प्रोप्राइटर ने एक कंपनी में लगाया होगा। तो एक तो टर्म हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में तो हम सारे पैसे वो देखते हैं जहाँ जहाँ जिस फॉर्म से हमें पैसा मिला हो, इक्विटी ले लिया, प्रेफरेंस ले लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस थे हमारे पास, डिबेंचर्स थे, लोन थे, बट डिबेंचर्स और लोन तो हमने एक उधारी तरीके से ली थी, वो तो प्रोप्राइटर का फंड नहीं हुआ। तो प्रोप्राइटर का फंड क्या हो गया बताओ, इक्विटी हो गया, इक्विटी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ये आई गेस यही तो हुए जो पैसे एक प्रोप्राइटर की फॉर्म में किसी भी इंसान ने, किसी भी इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट करे होंगे कंपनी में। तो ये हमारे पास हमारा शेयर होल्डर्स का, इसको हम कहते हैं
शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, और इसीलिए हम इस फंड को यूज़ करेंगे अपनी प्रोप्राइटरी रेशियो में। अब हमें पता चल गया है कि ये जो है ये पैसा इन्वेस्ट करा है एक प्रोप्राइटर ने, किस फॉर्म में, इक्विटी की फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो प्रोप्राइटर्स का फंड अवेलेबल है, जैसे हमने अपनी लाइबिलिटी को देखा, आउटसाइड लाइबिलिटी डेट्स को देख लिया ना हमने कि वो टोटल एसेट से कितनी सिक्योर्ड है। अब हम इसी तरह अपना ये देखना चाहते हैं कि जितना पैसा हमें मिला इक्विटी से, उसका कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी हुई अपनी टोटल असेट्स खरीदने में। तो हमें ये पता चल गया है कि हम इस रेशियो में निकालना क्या चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी टोटल असेट्स का, ये है टोटल असेट्स, कितना पोर्शन जो है वो हमारे एक्चुअल शेयर होल्डर्स ने खरीदा हुआ है। अच्छा, और इसका निकालने का फ़ायदा होगा तभी तो कुछ निकाल रहे होंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई रेशियो चलो मज़े आ रहे निकाल लेते हैं। इस रेशियो को निकालने का फ़ायदा ये है कि जब हमने देखा था अपना डेट टू टोटल असेट टू डेट रेशियो जब हमने देखा था, तो हमने देखा था कि हमारा अगर हम असेट्स को बेचें तो क्या हम अपने डेट्स को पे कर सकते हैं। तो इन द सेम वे हम देखना चाहते हैं कि जो टोटल असेट्स हैं उसमें कितना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि चलो अगर हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो तो कंपनी के मालिक हैं, लॉसेस भी बेयर करेंगे, प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। तो फिर हम ये टोटल असेट में पूरा शेयर होल्डर्स का फंड निकाल क्यों रहे, ताकि हम देख सकें डिबेंचर्स को तो चलो पेमेंट कर दी, तो और कौन बचा? अब बचे डिबेंचर्स को तो इसके अगेंस्ट सिक्योर कर दिए थे टोटल असेट्स के अगेंस्ट, लेकिन अब जो बचे वो बचे छोटे मोटे, कौन से? जो अनसिक्योर्ड हैं, मतलब कि हमारे रेगुलर वाले कौन होते हैं? जो करंट के होते हैं। अब करंट की लायबिलिटी कौन सी थी? करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स होते हैं, बीपी होते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर शेयर कंपनी वाइंड अप होने लगी तो हम लोग चलो ठीक है टोटल असेट से सबसे पहला हिस्सा तो उन्हें दे देंगे, किस हद तक हम अपने उन करंट लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर सकते हैं इनके हिस्से में से, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी सिक्योर्ड हैं, इसीलिए तो वो अनसिक्योर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं ना। डिबेंचर होल्डर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स वो सिक्योर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर कंपनी वाइंड अप होना शुरू हुई तो सबसे पहले पेमेंट करेगी वो डिबेंचर्स की, फिर लोन्स की, और उसके बाद जब बचेगा तो क्रेडिटर्स वगैरह की पेमेंट करना शुरू करेगी। तो अब डिबेंचर्स का तो देख लिया, अब वो लोग क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स भाई हमारा भी तो देख लो, बता दो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा कभी अगर कंपनी घाटे में चली गई या फिर बंदी होने लग गई, तो वो हम पे कैसे बताएंगे। इसलिए इस रेशियो के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो क्रेडिटर्स ही होते हैं, वो छोटे छोटे लेंडर्स होते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या भाई अगर कभी बिकी कंपनी तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो इस रेशियो से पता लगा सकते हैं कि अगर टोटल असेट का इतना हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल है तो वो तो इस पेमेंट को करेगी ना। और ये जो हुआ ये हो गया डेटर्स के पास अवेलेबल, ये हो गया डेट्स के पास अवेलेबल, और इतना हिस्सा बचा शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल। सिंस हमारा रेशियो क्या कहता है कि 2:1 होना चाहिए, तो ये इस हिसाब से होगा। तो कम से कम डिबेंचर्स तो चलो अपना हिस्सा निकाल लेंगे, बट शेयर होल्डर्स के पास भी तो कुछ पैसे होने चाहिए ना, ताकि वो छोटे मोटे लेंडर्स को पेमेंट कर सकें। इसलिए इस रेशियो का मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि टोटल एसेट में कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स का अपना खुद का है। हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, हमारी कंपनी का ना मेन फोकस क्या होता है कि हम एक काम करते हैं, अपना जो पैसा है वो एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे रेगुलर के काम है वो लोन से करते हैं। तो भाई रेगुलर के काम अगर बंद हो गए तो वो जो लोन है पहले हम उसकी पेमेंट कर रहे होंगे, तो सिक्योर्ड लोन तो चलो सबसे पहले जाते ही जाते हैं, अनसिक्योर्ड बेचारे हमेशा रह जाते हैं, इसलिए हम इसके थ्रू उनको हेल्प करते हैं। सो आई होप दिस रेशियो is clear to you, and with this we are ending our chapter of accounting ratio. I hope you have understood it, and if you have understood it, please like, share and subscribe our channel.